नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के साथ चल रहे युद्ध में युद्ध विराम यानी कि सीज फायर नहीं चाहते। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मिडिल ईस्ट में होर्मुज स्ट्रेट का सुरक्षित मार्ग पाने के लिए अन्य देशों की मदद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर चीन और जापान इसमें शामिल हो तो अच्छा होगा। ट्रंप ने युद्ध विराम की संभावना से इंकार करते हुए कहा कि जब आप दूसरे पक्ष को पूरी तरह नष्ट कर रहे हो तो युद्ध विराम नहीं किया जाता। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिका की तरफ से सैन्य कार्रवाई पूरी होने के बाद इजराइल युद्ध खत्म करने के लिए तैयार होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ब्रिटेन की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में तेजी दिखानी चाहिए थी। इसके अलावा उन्होंने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो और अन्य सहयोगियों को होर्मुज जलमार्ग खोलने में मदद करने से इंकार करने पर निशाना भी साधा। ट्रंप ने होर्मुज जलमार्ग के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह वैश्विक तेल और प्राकृतिक गैस प्रवाह के लगभग 5वें हिस्से का परिवहन करता है। उन्होंने चेतावनी दी कि युद्ध की शुरुआत से ही ईरानी सेना ने होर्मुज को पूरी तरह घेर रखा है, जिससे समुद्री यातायात प्रभावित हुआ और वैश्विक ऊर्जा कीमतें बढ़ी। तो खबर पर ज्यादा जानकारी और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो मिडिल ईस्ट में जिस तरीके का संघर्ष चल रहा है उस पर युद्ध विराम से सीधे तौर पर उन्होंने इंकार कर दिया है। उन्होंने जो तर्क दिया है उस पर वो कहते हुए नजर आए हैं कि जब एक देश को पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है तो ऐसे में युद्ध विराम की स्थिति बनती ही नहीं है। कैसे देख रहे हैं? इसमें उन्होंने कहा कि युद्ध विराम नहीं हो पाएगा और सीज फायर बिल्कुल नहीं हो पाएगा। देखो, अगर ऐसा होता है तो अमेरिका की थू-थू हो जाएगी। ये कहा जाएगा पूरे विश्व बिरादरी में कि इतना बड़ा शक्तिशाली जो मुल्क है वो ईरान से डर गया, तो इस तरीकों को लेके वो सब चीजें नहीं करेंगे। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि जब ऐसा है तो आप दूसरे देशों में सीज फायर क्यों करवाते हो? क्या जिसके देशों में सीज फायर आप करवाते हो, अगर वहां का कोई नुमाइंदा अगर आपको कहे कि ये सही नहीं है, ये किसी भी देश के हित में नहीं है, ऊर्जा संकट जिस तरीके से गहराया हुआ है विशेष तौर पे खाड़ी देशों में और पूरे एशियाई में, तो उसके हिसाब से ये इसको रोका जाए तो भी आप किसी की बात नहीं मान सकते हो। अब हमारे यहाँ मीडिया में ये कुछ खबरें चल रही है कि कई देश के राष्ट्राध्यक्षों ने मोदी की तरफ रुख करा है, उनकी तरफ देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी इसमें हस्तक्षेप करें और ट्रंप को या इजराइल के प्रमुख को अगर ये कहें कि आप ये युद्ध तुरंत रुकवाइएगा तो हो सकता है कि उनकी बात मान जाए। लेकिन ये चीजें धरातल पे भी नहीं दिखाई देती हैं कि क्या हमारे संबंध इतने अच्छे हैं या इतनी हमारी बात है कि हमारे एक बात पे, एक फोन पे ये सब चीजें हो जाएं। तो इसमें भी बड़ा संशय बना हुआ है। अब बात आ जाती है कि स्टेट होर्मुज को जिस तरीके से ईरान ने रोका हुआ है, देखिए वो उनका अधिकार क्षेत्र में है, वो रोक सकते हैं, उस पे आप कोई कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये लगभग 10, 15, 17 दिन हो चुके हैं तब से उन्होंने पूरी तरीके से घेराबंदी की हुई है। अधिक स्पेशल फोर्स वहां पे लगाई हुई है कि कोई भी देश जबरदस्ती ना कर पाए। हमारे 2 बामुश्किल जहाजों को छोड़ा गया है, 22 जहाज आज भी वहां पे अटके हुए हैं और कई देशों के जहाज वहां पे अटके हुए हैं। अगर इतनी ही डर दिखाना था, अगर आप शक्ति थी तो ये चीजें आप करवा सकते थे। लेकिन मुझे लगता है युद्ध की बात यहाँ से बहुत आगे बढ़ चुकी है, जहां से पीछे हटना ना अमेरिका चाहेगा कि हम हट जाएं पीछे और ना ही ईरान चाहेगा हम पीछे हट जाएं, क्योंकि जंग का मतलब होता है तबाही, और तबाही मुझे लगता है हर देश के दरवाजे पे दस्तक दे चुकी है जी। लेकिन रमेश जी, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष है उसका रुकना बेहद ज़रूरी है विश्व शांति के लिए, और भारत की तरफ भी जो पूरा विश्व है वो इस उम्मीद से देखता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि भारत के लिए ये कहा जा रहा है कि भारत अभी इस स्थिति में है कि इस संघर्ष के बीच में अगर कोई युद्ध विराम करा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। इसीलिए भारत से कई बार गुजारिश भी की गई कि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके का संघर्ष जारी है उसके बीच में हस्तक्षेप करे और इस संघर्ष को यहाँ पर रोके। लेकिन अगर दोनों ही पक्ष यहाँ पर पूरी तरह से
युद्ध विराम के पक्ष में है ही नहीं, तो ऐसे में कैसे संघर्ष विराम होगा और कैसे ये जो युद्ध है इसकी स्थिति यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आएगी? देखिए, अभी मैंने कहा ये युद्ध है ना, जो जितनी चीजें हम सोच रहे हैं उस सोच से बहुत आगे बढ़ चुका है। आप कोई कितना भी कुछ कहे, चुनावी पंडितों से आप पूछिए, समीक्षकों से अगर पूछिए या पुराने ब्यूरोक्रेट से अगर आप पूछो, तो एक ही बात निकल के आती है कि ये युद्ध तो सिर्फ बहाना है। अगला जो निशाना है वो भारत है। और वो भारत किसके निशाने पे है? अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पे है। ये तो पूरी तरीके से जग जाहिर हो गया है। आज हम उस स्थिति में आ गए हैं, अपने डिसीजन से, अपने पुरानी डीलों संधियों के मुताबिक हम रूस या किसी भी देश से कोई खरीदारी नहीं कर सकते हैं, तेल नहीं खरीद सकते हैं। वो देश हमें 20-25 दिन की मोहलत दे रहा है जी। अब कर रहे हैं। और कतर हमारा सबसे बड़ा ऊर्जा साझक हुआ करता था, जो गैस सबसे ज्यादा हम लोग वहीं से आयात करते थे। लेकिन वहां भी स्थिति ऐसी है, भाई अमेरिका जो चाहेगा भारत फिर वैसे ही करेगा। अमेरिका अगर नहीं चाहेगा कि आप कहीं से कुछ मत खरीदो तो नहीं खरीदे। जब ऐसी स्थिति में हम लोग आके खड़े हो चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि हम उस स्थिति में, उस पोजीशन में है, हमारी बात अमेरिका मानेगा, इजराइल मानेगा या दूसरा कोई देश मानेगा? तो इसलिए मुझे लगता है यहाँ पे संशय पैदा होता है। और दूसरी बात यह है कि हाँ, हमारे सरकार की ये उपलब्धि बहुत बड़ी है कि हमारे पास ऊर्जा संकट से निपटने के लिए अभी पर्याप्त तेल भंडार है। हमारे देश में जितनी भी तेल रिफाइनरी, जितने भी हब है, वहां से कहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही कि उनके पास कच्चा तेल कम है या कच्चे तेल की भंडारण कम हो गया है। आप पास में ही जो बदायूं है, बदायूं में तेल रिफाइनरी, वहां पे कई अपने ऐसे परिचित है, जानने वाले, वह उनसे जब हम बात कर रहे हैं तो वो लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ काम लगातार चल रहा है। कच्चा तेल पीछे से लगातार आ रहे, सप्लाई रुक नहीं रही है और यहाँ पे तेल को रिफाइन किया जा रहा है लगातार। तो मुझे लगता है कि ये उपलब्धि सरकार की कही जाएगी कि हमारे पास ऊर्जा संकट से निपटने के लिए अभी चीजें हैं। ठीक, लेकिन बात फिर वही आ जाती है, ये भंडारण कब तक काम करेगा? क्योंकि आगे आसार हमें दिखाई नहीं देते कि ये तो रुक जाएगा और फिर चीजें सारी सामान्य हो जाएंगी। ठीक, चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ट्रंप ने युद्ध विराम की संभावना से पूरी तरह से इंकार कर दिया है। होर्मुज स्ट्रेट के सुरक्षित मार्ग के लिए सहयोग जरूरी है, ऐसा उन्होंने कहा। चीन और जापान की भागीदारी पर भी सहमति जताते हुए वो नजर आए। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2026 और 2027 के लिए बड़ा बजट पास किया है। शुक्रवार 20 मार्च को आयोजित 89वीं बोर्ड बैठक में चेयरमैन आलोक कुमार और सीईओ राकेश कुमार सिंह की मौजूदगी में करीब 11,829 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया। इसके साथ ही आवंटन दरों में 3.58% की मामूली बढ़ोतरी की गई है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। बोर्ड ने इस बैठक में 4 अहम फैसलों को मंजूरी दी। आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत और औद्योगिक संपत्तियों की नई दरें महंगाई को ध्यान में रखते हुए तय की गई हैं। प्रस्तावित खर्च में सबसे बड़ा हिस्सा भूमि अधिग्रहण पर रखा गया है। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट के लिए 50,200 लाख रुपए और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए 30,000 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। बैठक में राया अर्बन सेंटर में बनने वाली हेरिटेज सिटी परियोजना के बिड डॉक्यूमेंट में संशोधन कर शासन को भेजने के निर्देश दिए गए। वहीं जेवर क्षेत्र में होंडा इंडिया फाउंडेशन के CSR फंड से ट्रैफिक पार्क कम ट्रेनिंग सेंटर बनाने की भी मंजूरी मिली है, जिसमें ईडा मुफ्त जमीन उपलब्ध कराएगा। उधर नोएडा में LPG गैस की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग पर प्रशासन ने सख्त रवैया अपना लिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर SDM, नगर मजिस्ट्रेट, बांट माप विभाग और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम गठित की गई और जिले भर में जांच अभियान चलाया गया। नोएडा के सेक्टर 54 समेत कई गैस एजेंसियों पर जांच की गई। अधिकारियों ने पाया कि सभी एजेंसियों में गैस सिलेंडर की उपलब्धता पर्याप्त थी और लाइसेंस अपडेट थे। ग्रेटर नोएडा और जेवर क्षेत्र की गैस एजेंसियों की भी छानबीन की गई। जांच के दौरान 2 परचून दुकानों पर छापेमारी की गई, लेकिन किसी भी अवैध रिफिलिंग का सामान नहीं मिला। दुकानदारों को निर्देश दिए गए कि वो गैस सिलेंडर का भंडारण न करें और रिफिलिंग जैसी अवैध गतिविधियों से बचें। तो आपको बता दें कि लगातार जो LPG की कालाबाजारी है उसको लेकर भी लगातार देखने को मिल रहा है कि जो प्रशासन है वो पूरी तरह से सख्त रुख अख्तियार कर चुका है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद नगर निगम में तैनात पीसीएस अधिकारी और अपर नगर आयुक्त जंग बहादुर यादव ने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने नगर आयुक्त को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया कि बीजेपी पार्षद और कार्यकारिणी उपाध्यक्ष प्रवीण चौधरी ने उनके कार्यालय में आकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें धमकाया। जंग बहादुर यादव के अनुसार इस घटना के बाद वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उन्हें अपनी जान माल का खतरा लग रहा है। वहीं इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कनावनी पुलिया पर एक सड़क हादसा सामने आया, जहां यूटर्न लेते समय एक कार ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे में एक युवक के हाथ में गंभीर चोट आई है, जबकि दूसरे को भी हल्की चोटें लगी है। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को संभाला और उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार चालक अचानक यूटर्न ले रहा था, तभी यह दुर्घटना हुई। फिलहाल पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई और मामले की जांच की जा रही है। वहीं मुजफ्फरनगर में लगातार हो रही बरसात के बीच अलविदा जुम्मा की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। नमाज के दौरान मस्जिदों, मदरसों और ईदगाहों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। इस दौरान एसएसपी संजय कुमार वर्मा खुद सड़कों पर उतरे और पुलिस टीम के साथ संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। लगातार बारिश के बावजूद पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया और हर स्थिति पर निगरानी रखी गई। कल ईद के त्यौहार को देखते हुए एसएसपी ने अराजक तत्वों को सख्त चेतावनी भी दी है। देखिए, आज अलविदा की नमाज है। हालांकि हमने 13 तारीख को भी अलविदा की नमाज संपन्न कराई थी। आज भी सकुशल अलविदा की नमाज चल रही है और कल ईद का पर्व है, साथ ही साथ हमारी नवरात्रि का पर्व भी चल रहा है और माँ दुर्गा की पूजा भी चल रही है कई जगह पर, कई मंदिरों पर। और इस परिदृश्य में साथ ही साथ मिशन शक्ति का कार्यक्रम भी चल रहा है। तो सभी के दृष्टिकोण से पैदल मार्च और फ्लैग मार्च पूरी एसपी सिटी और हम सीओ सिटी और सभी हमारे इंस्पेक्टर जो कोतवाली है, थानापार हैं, सिविल लाइन से सभी इसमें पूरे दल बल के साथ किया जा रहा है। बाकी इसमें डीएम साहब से भी वार्ता की गई है ताकि कोई भी, क्योंकि बारिश भी थोड़ा हो रही है तो उसके उस परिदृश्य में उस मद्देनजर भी इसका फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि हर चीज को देखा जाए, नजदीकी से कोई ऐसा इशू ना आए जिससे कि कोई अव्यवस्था या दुर्व्यवस्था पैदा हो। बाकी साथ ही साथ एक मैसेज भी दिया जा रहा है ताकि ये लोगों का एहसास हो कि भारत जैसा कोई देश नहीं है। और निश्चित तौर से इसमें मैंने सभी जो धर्मगुरु उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये मैसेज डाउन द लाइन एक युवा तक पहुंचना चाहिए कि इसी देश का हम निवासी और हम गर्व से कहें कि हम भारतीय हैं और हमारे साथ कोई देश नहीं, और विकास में एक एक आदमी सहयोग करे ताकि हमारा देश ताकतवर और शक्तिशाली बन सके। कल सर ईद का त्योहार है, उसको लेकर सर किस तरह की अपील करना चाहेंगे सर? निश्चित तौर से यही जो मैंने अपील किया कि सभी लोग इसका एहसास करें और आपसी प्रेम भाव सौहार्द से त्योहार मनाएं, क्योंकि जब कोई इशू आता है तभी हम विनाश की तरफ जाते हैं, विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो प्रेम भाव और सद्भाव से जो भी चीजें होती हैं निश्चित तौर से बेहतर, और शांति व्यवस्था बनाए रखने में जो भी कोई अवरोध उत्पन्न करेगा, कोई अराजकता फैलाने का प्रयास करेगा, सख्त कार्रवाई मुकदमा लिख करके की जाएगी और गिरफ्तारी करके सख्तम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं गाजियाबाद में नेशनल हाईवे 9 पर एक युवती द्वारा चलती कार से रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह घटना दिल्ली हापुड़ रोड की है, जहां तेज रफ्तार कार में सफर कर रही युवती अचानक बाहर निकलकर वीडियो बनाती नजर आई। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवती ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए ये रील बनाई। चलती गाड़ी से बाहर निकलना बेहद खतरनाक है, जिससे गंभीर हादसा हो सकता था। इस तरह की लापरवाही न केवल युवती की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों के लिए भी बड़ा जोखिम पैदा करती है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जताई है और ट्रैफिक पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो गाजियाबाद मोदीनगर थाना क्षेत्र की संजयपुरी कॉलोनी में मारपीट की एक घटना सामने आई है, जिसका सीसीटीवी वीडियो अब चर्चाओं का विषय बन गया है। वायरल फुटेज में 2 युवक सड़क पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू होती है, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल जाती है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक युवक अचानक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है। हमले के चलते दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही बेहोश हो जाता है। घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि घटना का एक अलग पहलू भी सामने आया है। सीसीटीवी में यह भी दिखाई देता है कि हमला करने वाला युवक बाद में घायल युवक को गोद में उठाकर अस्पताल ले जाता है, जिससे मामला और भी चर्चाओं में आ गया है। वहीं थाना भवन क्षेत्र के गांव मुल्लापुर में शुक्रवार दोपहर दिन दहाड़े फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार गांव निवासी गुलाब अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी सफेद रंग की कार में सवार 3 बदमाश वहां पहुंचे और एक युवक का नाम लेकर जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पीड़ित के मुताबिक हमलावरों ने करीब 10 राउंड फायरिंग की। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से भागे, लेकिन कुछ देर बाद दोबारा लौटकर फिर से फायरिंग कर दहशत फैलाते हुए फरार हो गए। गनीमत रही कि इस हमले में गुलाब बाल बच गया। ग्राम प्रधान नीटू के अनुसार पहले 3 राउंड फायरिंग की गई और फिर लौटकर कई और राउंड चलाए गए, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना साहब, गाड़ी में 3 आदमी बैठ के आए, सफेद रंग की गाड़ी थी और उन्होंने उतरते ही फायरिंग चालू कर दी मेरे ऊपर और मुझे जान से मारने की धमकी दी और फिर वे गाड़ी में बैठ के निकल गए। उसमें एक महेश के लड़का सागर है, हमारे गांव का,
अच्छा, पहली कोई रंजिश थी? नहीं, पहले कोई रंजिश नहीं साहब, हमें तो इस मामले का कोई पता नहीं, ना कोई हमारी रंजिश है। घटना साहब, गाड़ी में 3। उधर मोदीनगर थाना क्षेत्र की मानवतापुरी कॉलोनी में एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक गाय पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा तेजाब डालने का आरोप लगाया गया है। जानकारी के अनुसार यह घटना करीब 2 दिन पुरानी बताई जा रही है, जिसमें गाय गंभीर रूप से झुलस गई थी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और मामले को लेकर आक्रोश जताया। इस दौरान हिंदू युवा वाहिनी के नीरज शर्मा ने मौके पर पहुंचकर घायल गाय के उपचार की व्यवस्था कराई। हालांकि गंभीर रूप से झुलसी गाय ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और लोगों में भारी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। उधर मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला को खत्म कर लिया। मृतकों की पहचान अजमल और शहराना के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि दोनों एक दिन पहले घर से भाग गए थे। सूचना के अनुसार जहर खाने के बाद दोनों ने खुद ही अपने परिजनों को इसके बारे में बताया। परिजन तुरंत उन्हें शामली के अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिवारों में कोहराम मच गया है और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। बताया गया है कि लड़की के पिता ने पहले ही युवक के खिलाफ बहला फुसला कर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं जहर खाने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और ये मामला चर्चाओं का विषय बन गया है। उधर नोएडा में चैत्र नवरात्र के मौके पर खाद्य विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया। सेक्टर 40, 41, 121 और 22 में कई दुकानों पर अभियान के तहत खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने साबूदाना, व्रत के लड्डू, नमकीन और कुट्टू के आटे के कुल 5 नमूने जांच के लिए लैब भेजे। इस दौरान दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई और निर्देश भी दिए गए, केवल लाइसेंसी सप्लायर से ही सामान खरीदें और बिल अवश्य रखें। अधिकारियों ने कहा कि नवरात्रि के दौरान लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। वहीं मुजफ्फरनगर में भी पूरे देश की तरह ईद उल फितर का त्यौहार आज हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। जिले के ईदगाह में बड़ी संख्या में नमाजियों ने इकट्ठा होकर नमाज अदा की और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। हरेंद्र मलिक भी ईदगाह पर मौजूद रहे और उन्होंने नमाज पढ़ने आए सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखा। संजय वर्मा और उमेश मिश्रा भारी पुलिस फोर्स के साथ ईदगाह पर मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए ड्रोन कैमरे और CCTV निगरानी का भी इस्तेमाल किया गया है। जिला प्रशासन ने सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ईद मनाने के निर्देश जारी किए थे, ताकि सभी ईद मनाने वाले सुरक्षित वातावरण में अपने त्योहार का आनंद ले सके। सभी जन सहयोग से, पुलिस प्रशासन के आपसी समन्वय से पूरे जनपद में ईद की नमाज संपन्न हो रही है और सारी व्यवस्थाएं और सुविधाओं को ध्यान रखा गया है और मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जनपद में, मुजफ्फरनगर में, चाहे बुढ़ाना हो चाहे शहर हो, सकुशल जो है ईद की नमाज संपन्न हो रही है। अभी कुछ जगह बाकी है, लेकिन यहाँ जो मुख्य स्थानों पर जो बड़ी बड़ी ईदगाह है, वहाँ पर नमाज सकुशल संपन्न हुई। पूरी जो ड्यूटियां थी, पूरे एसपी सिटी के नेतृत्व में, SPRA के नेतृत्व में जगह जगह ड्यूटियां, सभी CO, सभी HO और पूरे फोर्स के साथ DM साहब और हम लोग उपस्थित रहे और निश्चित तौर से सभी लोगों ने पूरा सहयोग दिया और ये ईद की नमाज पूरी तन्मयता के साथ पूरे अच्छे के ढंग से सकुशल संपन्न हुई है। देखिए, ईद उल फितर की सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आज ईद जो है अमन शांति के साथ हुई और पब्लिक का और प्रशासन का पूरा सहयोग रहा और ये सहयोग से ही अमन शांति से हुई है। और एक बार फिर हम सब। वहीं गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव मुकिमपुर में हनुमान चालीसा के पाठ करने जा रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रास्ते में रोक दिया। बताया गया कि बजरंग दल के सदस्य गांव में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। स्थानीय लोग और कार्यकर्ता पुलिस के इस कदम से नाराज दिखाई दिए और उन्होंने घटना के कारण को जानने की भी कोशिश की। जय श्री राम भाइयों, हर हर महादेव। मैं आपका अपना शुभम शर्मा, बजरंग दल। भाइयों, जैसे कि हमने आह्वान किया था कि आज हम वहाँ मुकिमपुर गांव में हनुमान चालीसा करने जाएंगे। पुलिस प्रशासन की टीमों द्वारा जगह जगह बैरिकेडिंग करके, खेतों में पुलिस प्रशासन खड़ा करके बजरंग दल के तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ताओं को रोक लिया गया। सभी को थाने लाके बैठा दिया गया है। तमाम बजरंग दल की टीम थाने है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जरूर वहाँ हनुमान चालीसा करने पहुंचेंगे और हम हनुमान चालीसा करके रहेंगे। किसी तरीके से प्रशासन हमें रोक नहीं सकता। प्रशासन अगर हमें रोकने की इतनी ताकत रखता है तो मुसलमानों क्यों नहीं रोक रहा है। हमें फिलहाल में थाने में अरेस्ट कर लिया गया है और हमारे कुछ पदाधिकारियों को होम अरेस्ट कर रखा है। हमारे कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और हम वहाँ हनुमान चालीसा करेंगे। जय श्री। वहीं गाजियाबाद में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। सुबह से शहर में घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई। कोहरे के चलते सड़क पर चल रहे वाहन चालकों को
विशेष सावधानी बरतनी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज हल्की बूंदाबांदी के भी आसार बने हुए हैं। दिन भर आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि दोपहर और शाम के समय हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। मौसम में नमी बढ़ने से ठंड का असर और बढ़ गया है, जिससे लोगों को ठिठुरन महसूस हो रही है। कोहरे और बारिश के कारण शहरी जीवन प्रभावित हो सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सुबह और शाम को यातायात अधिक रहता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।